आज एक प्लांट फिजियोलॉजी का सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्स यानी कि अल्टरनेट ऑक्सीडेज, अल्टरनेट ऑक्सीडेज। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी को बनाते हैं और एनर्जी जो है मोस्टली बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये एटीपी को बनाने का एक पाथवे हमारे पास है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी को हम ETC कह सकते हैं और ETS कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलती कहां पर है? तो हमारी सेल्स के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर वो एनिमल सेल हो, उनके अंदर एक ऑर्गेनल है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं समझने के लिए कि कहां पर एक्चुअली लोकेशन है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ठीक है। सो अब देखते हैं हम थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, वन इज आउटर मेम्ब्रेन, another one is inner membrane, and inner membrane of mitochondria is highly folded. The structure of inner membrane is highly folded. ऐसे हम यहां पर फोल्ड्स दिखा सकते हैं। इसका रीजन भी पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर हाईली फोल्ड क्यों होता है, ठीक है। अब ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है जो फोल्डेड है, इसको हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। और आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बात बिल्कुल सिंपल है। जो इनर मेम्ब्रेन है हमने कहा फोल्डेड है, वो जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है उसने कुछ स्पेस क्लोज किया है। जैसे ये वाला स्पेस आपको जो दिख रहा है यहां पर, ये वाला स्पेस जो है, ये स्पेस जो इनर मेम्ब्रेन ने एनक्लोज किया है, इस स्पेस को हम कहेंगे मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हमें समझना है तो हमें पहले माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अब क्या होता है, यहां पर ये जो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है इसमें चलती है एक साइकिल जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और ईटीएस की लोकेशन कहां पर है? फिर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसकी लोकेशन कहां पर है, वो कहां पर चलती है? तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर। यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनलार्ज करके समझते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रियन का, माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंगुलर इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन, और प्लूरल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर है कैसा, ठीक है। सो सिंपल से हमारे पास यहां पर ये प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है।
इस जगह पर प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन, और इस इनर मेम्ब्रेन के आउटसाइड को यहां पर प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन हो गई और एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई यहां पर। अब ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये है इनर मेम्ब्रेन। और जैसे हमने डिस्कस किया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को हमने क्या कहा है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है यहां तक। और इनर मेम्ब्रेन ने जो स्पेस एनक्लोज किया था, इनर मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो स्पेस था, उसको हमने क्या कहा था? मैट्रिक्स कहा था। और इसी मैट्रिक्स में यहां पर चलती है क्या? क्रेब्स साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर चलती है क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इन चीजों को इमेजिन करना पड़ेगा हमें कि एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर है, ये मैट्रिक्स क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है, और आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, अब हमने लोकेशन दिखाई है। तो हमने ये कहा था कि मैट्रिक्स के अंदर चलती है क्रेब्स साइकिल, और उसको ही हम कह रहे हैं क्या? सिट्रिक एसिड साइकिल। ये मैट्रिक्स के अंदर चल रही है। और हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले यहां पर प्रेजेंट है ये वाला कॉम्प्लेक्स 1, और कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, हमें कुछ ये एल शेप दिख रहा है। एक पार्ट इसका पूरा मेम्ब्रेन में है और दूसरा पार्ट टुवर्ड्स मैट्रिक्स है, तो हमें एल शेप दिख रहा है। ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया। देन दूसरा हमारे पास एक स्ट्रक्चर, वो है कॉम्प्लेक्स 2 का। ये है कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 है। कॉम्प्लेक्स 2 के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स 3 का। जैसे हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो 4 कॉम्प्लेक्स से बनी हुई है, तो ये कॉम्प्लेक्स 3 है। और यहां पर है कॉम्प्लेक्स 4। ये कॉम्प्लेक्स 4 है। और एक कॉम्प्लेक्स है, समटाइम्स हम इसको कॉम्प्लेक्स 5 कह सकते हैं। ठीक है, तो और एक कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हम यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि वो कॉम्प्लेक्स 5 है। ये कॉम्प्लेक्स 5 है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से नेमिंग करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेकंड, complex second, then complex third, complex 4 and complex 5। सो ये है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इट इज कंसिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। इनको नेमिंग करते हैं सिंपल से।
सबसे पहला जो है दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो है NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है वो है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स 5th जो है जो एनर्जी को एक्चुअल में बनाएगा वो है ATP सिंथेज, ATP को बनाएगा। तो ये 5 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अब हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज हाईली फोल्डेड। हाईली फोल्डेड क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन जितना ज्यादा फोल्डेड होगा उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स आप वहां पर लगा सकते हो। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन जो होता है वो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करेगी, क्योंकि ये समझ में आएगी तभी हम अल्टरनेट ऑक्सीडेज को समझ पाएंगे। ठीक है, सो अब ये कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। आप देख रहे हो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है इंटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं, हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल यहां पर जो कॉम्प्लेक्स 3 के साथ एसोसिएट है, ये वाला, और कौन सी साइड से? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जहां पर है उस एक सुटेबल प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 के साथ एसोसिएटेड है, जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C। और यहां पर क्या है? ये साइटोक्रोम C है। और ऐसे ही यहां पर इस हाइड्रोफोबिक पैच के अंदर, ये जो हाइड्रोफोबिक पैच आपको दिख रहा है यहां पर प्रेजेंट होता है और एक मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं यूबिक्विनोन। इसको हम क्या कहेंगे? यूबिक्विनोन। अब ये यूबिक्विनोन कहां पर है? तो ये हाइड्रोफोबिक पैच में, जैसे हमने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन में ये जो होते हैं ये हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है और उसके साथ ये हाइड्रोफोबिक टेल है, और यहां पर नीचे ये हाइड्रोफिलिक हेड है और यहां पर भी ये टेल है हाइड्रोफोबिक। क्योंकि ऊपर है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, वहां पर होगा वाटर, नीचे मैट्रिक्स, वहां पर भी होगा वाटर। तो वाटर को फेस करने के लिए हाइड्रोफिलिक हेड होंगे, और बीच वाला जो पोर्शन होगा जहां पर फैटी एसिड की टेल्स है वो पूरा पोर्शन क्या होगा? हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। और वहां पर जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। तो यूबिक्विनोन जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है। और जो साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स 3 के साथ लूजली एसोसिएटेड है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की साइड से, वो सुपर प्रोटीन है, वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, वाटर लिविंग। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करती है, किस मैनर में वर्क करती है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। एज नेम सजेस्ट, ये जो NADH डिहाइड्रोजनेज जो है, इसमें हम कह रहे हैं कि यहां पर आएगा NADH। और ये NADH कहां से आया? जैसे कि हमने कहा मैट्रिक्स में चलती है क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल में NADH बनते हैं। तो उन NADH का यहां पर ऑक्सीडेशन किया जाएगा और NADH को कन्वर्ट किया जाएगा NAD के अंदर, या फिर NAD+ कहिए। ठीक है, और जब भी ऑक्सीडेशन होगा मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो NADH से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे। अब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स इज ऑफ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब ये इलेक्ट्रॉन NADH से तो निकल आए, NADH का ऑक्सीडेशन करके।
अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमें फाइनली किसी चीज के पास लेके जाने हैं, कहां पर लेके जाने, कैसे लेके जाने उसको देखेंगे। लेकिन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर कुछ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल FMN होगा, उससे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं आयरन सल्फर सेंटर के पास, उस और दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास जा सकते हैं। तो ये ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहां पर प्रेजेंट होंगे, उनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं यहां पर। अब वो कौन से होंगे, क्या होंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि हम अल्टरनेट ऑक्सीडेज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स कहिए। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर आया। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 के पास जाते हैं, नहीं, ये जो इब्यूक्विनिन मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट है हाइड्रोफोबिक पैच में, ये मोबाइल मॉलिक्यूल है। मोबाइल का मतलब क्या, ये मूव करेगा, इस हाइड्रोफोबिक पैच में ये मूव करता है। तो जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करेगा, यूबिक्विनिन करेगा। ये जो इब्यूक्विनिन मॉलिक्यूल है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसके पास, यूबिक्विनिन के पास। अब यूबिक्विनिन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू यूबिक्विनिन। और कॉम्प्लेक्स 1 के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आए, तो कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH का ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन निकाले। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यूबिक्विनिन के पास तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये मैट्रिक्स इंटरमेम्ब्रेन साइट के पास 4 प्रोटॉन को पंप करता है। इसका मतलब क्या कहेंगे, सिंपल तरीके से कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज विथ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। मोर अप्रोप्रिएटली कैसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज विथ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये मैट्रिक्स इस प्रोटॉन कहां पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो ये कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन जब यूबिक्विनिन के पास जाएंगे तो 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स साइड से कहां पर जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। अब 4 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए। अब ये यूबिक्विनिन जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो यूबिक्विनिन बन जाएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये यूबिक्विनॉल बन जाएगा, ठीक है। और हमें पता है अगर एक NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। दिखाने के लिए हमने एक ही दिखाया है, लेकिन हम समझ जाएंगे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो यूबिक्विनिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब किस में कौन हो जाएगा, यूबिक्विनॉल के अंदर। और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में कौन हो जाएगा, सेमी यूबिक्विनॉन के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन यहां से इसके पास आए। अब यूबिक्विनिन जो है इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 को नहीं देगा, यूबिक्विनिन से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के पास। तो यूबिक्विनिन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को देगा किसको, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, 3 को देगा। कॉम्प्लेक्स 3 दैट इज BC1 कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। तो डिहाइड्रोजनेस का एक सिंपल काम है, ये क्या करता है, को कन्वर्ट करता है फ्यूमारेट के अंदर। सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट। तो यहां पर सक्सिनेट को फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये यूबिक्विनॉन जो है, ये यूबिक्विनॉन है। यूबिक्विनॉन जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो यूबिक्विनॉल हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये कुछ प्रोटॉन्स को भी मैट्रिक्स से एक्सेप्ट कर सकता है और ये UBH बन जाएगा, मतलब यानी कि यूबिक्विनॉल। सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेगा, मैट्रिक्स से प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स गए कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा किसके पास, साइटोक्रोम C के पास। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होगा वो क्यू मैनर में होगा। मतलब क्या होगा, क्यू मैनर में इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे,
साइटोक्रोम सी के पास जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं साइटोक्रोम BC1 जो है वो क्यू साइकिल चलाता है। और ये क्यू साइकिल क्यों चलती है इसको आप आराम से पढ़ लेना बाद में, क्योंकि हमारा यहां पर मेन फोकस जो है अल्टरनेट ऑक्सीडेज के ऊपर है, जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर काम करता है, एनिमल्स में नहीं करता, उसको समझना है। तो साइटोक्रोम सी के पास एक बार इलेक्ट्रॉन गए। साइटोक्रोम सी जो है ये मोबाइल है, मतलब क्या होगा, जैसे ही थर्ड कॉम्प्लेक्स से मॉलिक्यूल साइटोक्रोम सी के पास आएंगे, साइटोक्रोम सी जो है यहां से मूव होगा और ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम सी जो है इलेक्ट्रॉन्स देगा किसको, कॉम्प्लेक्स 4 को। यहां पर आ गए इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4 के पास, इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉम्प्लेक्स 4 के पास आए। अब कॉम्प्लेक्स 4 में भी कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे और फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हाफ ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके प्लस मैट्रिक्स से कुछ प्रोटॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे और यहां पर बनेगा वाटर। थोड़ा सा आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जब हमने प्लांट में फोटोसिंथेसिस पढ़ी तो हमने क्या कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब लाइट आती है PS2 को एक्साइट करती है, PS2 से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो वो लॉस कहां से रिकवर किया जाएगा, वाटर से रिकवर किया जाएगा। तो हम कहते हैं कि वो लॉस रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में वाटर का ब्रेकडाउन करते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वाटर का ब्रेकडाउन होता है और जब रेस्पिरेशन होता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। यस और नो? जब फोटोसिंथेसिस होगी वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, लेकिन जब रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन को यूज और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो दोनों प्रोसेस में अपोजिट काम चल रहा है। इसको और थोड़ा सा आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप समझ लीजिए। अब हम क्या करें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज कपल्ड विथ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। और प्रोटॉन कहां से कहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, प्रोटॉन मैट्रिक्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अब जिस ने कहा था कि कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन अगर कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन अगर इब्यूटेरिन के पास गए तो कितने प्रोटॉन्स निकलते हैं, 4। कहां से कहां पर, मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम सी के पास जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स 3 भी कितने प्रोटॉन्स को पंप करेगा, 4 प्रोटॉन्स को पंप करेगा। ठीक है, ये जो यूबिक्विनोन है हमने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किसमें हो जाएगा, यूबिक्विनोल में। लेकिन हमने कहा था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके होगा, नहीं, उस टाइम पे मैट्रिक्स ही प्रोटॉन्स को उठा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा और मैट्रिक्स प्रोटॉन को मिलेगा। वही प्रोटॉन्स जब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम सी के पास जाएंगे, वही प्रोटॉन्स कहां पर जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जाएंगे। तो ये 4 करेगा और फाइनली जब साइटोक्रोम ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को देगा और फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। तब क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये 2 प्रोटॉन्स को क्या कर रहा है, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर कर रहा है। तो सिंपल तरीके से, सिंपल वर्ड में हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू electron transport chain is coupled with proton transport from matrix to intermembrane space। थोड़ा सा याद करिए, हमने फोटोसिंथेसिस में भी कुछ ऐसा ही कहा था। फोटोसिंथेसिस में थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में जब वो इलेक्ट्रॉन्स होते डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू PS2 से PS1 के पास और फाइनली FD के पास जाएंगे, FD किसको देगा, FNR, और वो मतलब NADP किसमें हो जाएगा, NDPH के अंदर। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, स्ट्रोमा से प्रोटॉन निकलकर कहां पर गए थे, लुमेन में गए थे। तो वहां पर भी हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज एसोसिएटेड विथ
प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्ट्रोमा टू लुमेन। लेकिन एक डिफरेंस है, जब हम चीजों को कनेक्ट करेंगे तो और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। क्यों ना हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कंपेयर करें, दोनों प्रोसेस को कंपेयर कर सकते हैं आराम से। वहां पर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हुई थी लाइट के इंसिडेंस से। लाइट आई थी किसके ऊपर, पीएस, तो लाइट से वो रिएक्शन स्टार्ट हुई थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। लेकिन यहां पर आपको लाइट की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है, NADH के ऑक्सीडेशन से स्टार्ट हो रही है। तो इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि यहां पर बनेगा प्रोटॉन का ग्रेडियंट। क्या बन रहा है यहां पर, प्रोटॉन का ग्रेडियंट। यहां पर बनेगा प्रोटॉन का ग्रेडियंट। कहां पर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। अब हमने सिर्फ एक NADH का ऑक्सीडेशन किया, ऐसे क्रेब्स में कितने सारे NADH बन रहे हैं। उन NADH का क्या होगा, इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ऑक्सीडेशन होगा और उतने ज्यादा प्रोटॉन्स जो है वो क्या होंगे, मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर होंगे। अब यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है, इसकी वजह से इस ग्रेडियंट में कुछ एनर्जी स्टोर होगी। ये ग्रेडियंट जो है, इस ग्रेडियंट में कुछ एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है। अब ये एनर्जी, जैसे कि हम कहेंगे कि यहां पर दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक सिंपल तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं, हमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को नहीं पढ़ना है, हमें किसको पढ़ना है, अल्टरनेट ऑक्सीडेज को। लेकिन थोड़ा बहुत हमें समझना पड़ेगा। तो ये प्रोटॉन जो ट्रांसफर हुए हैं, तो यहां पर इनकी वजह से बनेगा PMF, दैट इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और प्रोटॉन मोटिव फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा होता है केमिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और केमिकल पोटेंशियल से क्या बनेगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। एंड प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज ड्राइविंग ATP सिंथेसिस। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो H+ ग्रेडियंट यहां पर बना है, ये H+ यहां से फिर से ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है उससे वापस आएंगे कहां पर, मैट्रिक्स के अंदर। और जब भी ये वापस आएंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो इनके अंदर की जो एनर्जी थी, फ्री एनर्जी थी, उसको हम यूटिलाइज करेंगे किसके लिए, ADP प्लस PI के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए। और यहां से क्या बनेगी, ATP। यहां से क्या बना, ATP। तो थोड़ा सा ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स 5th है, ATP सिंथेस, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। या हम कह 2 सब यूनिट्स नहीं कह सकते, एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको। ये है FO और ये है F1। FO समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज F0। FO क्यों कहा है, क्योंकि दिस कंपोनेंट कैन बी इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक ओलिगोमाइसिन। इसको ओलिगोमाइसिन से इनहिबिट किया जा सकता है, इसके लिए हमने इसको कहा है FO। तो क्या होगा, FO जो है वो प्रोटॉन चैनल की तरह काम करेगा। मतलब क्या होगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो मैट्रिक्स में किसके थ्रू आएंगे, तो जो F0 ने चैनल बनाया है उस चैनल के थ्रू ये प्रोटॉन्स कहां पर आएंगे, मैट्रिक्स में। जब भी ये प्रोटॉन्स चैनल के थ्रू मैट्रिक्स में आते हैं तो ये F1 जो है, ये F1 है टरबाइन। ठीक है, मतलब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट के अंदर जो एनर्जी थी, वो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं इस टरबाइन को रोटेट करने के लिए, F1 टरबाइन को रोटेट करने के लिए। और ये टरबाइन एक बार रोटेट होगा तो क्या करेगा, ADP प्लस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ATP के अंदर। ADP इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके ऊपर और एक फॉस्फेट जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा, ATP, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से यहां पर क्या बन रही है, ATP बन रही है। यहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते। अब अगर एक ATP की सिंथेसिस करनी है, एक ATP मॉलिक्यूल बनाना है,
तो कितने प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स के अंदर जाने चाहिए? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। हम कहते हैं कि 4 प्रोटॉन जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आएंगे तो बनेगी 1 एटीपी। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, फोकस करिए। एक NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं? 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू फाइनली ऑक्सीजन के पास लेके आते हो। ऑक्सीजन कहां पर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को? कॉम्प्लेक्स 4 के नीचे। कॉम्प्लेक्स 4 दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे ETS के थ्रू फाइनली ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो कितने प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं? 10 प्रोटॉन्स। तो हम क्या कहते हैं? 4 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 1 ATP। तो 10 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू हाउ मेनी ATPs? सिंपल तरीके से 2.5 ATPs बनेंगी। तो आराम से कह सकते हैं, सिंपल तरीके से क्या कह सकते हैं? 1 NADH इज इक्वल टू कितने? 2.5 ATP मॉलिक्यूल्स। इन अदर वर्ड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2.5 ATP। कॉम्प्लेक्स 2 ने प्रोटॉन्स को पंप क्यों नहीं किया? क्योंकि यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली एक्सेप्ट किए। किससे? कॉम्प्लेक्स 1 से। और किसको डायरेक्टली? कॉम्प्लेक्स 3 को। तो फिर कॉम्प्लेक्स 2 का काम क्या है? ठीक है, वो आप पढ़ लेना क्रेब साइकिल के अंदर। ठीक है, फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए और फॉर नॉलेज बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 2 के पास प्रोटॉन पंपिंग की एबिलिटी नहीं है। वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन को पंप नहीं कर सकता। तो ये नॉर्मल तरीके से हमारी ETS चल रही है। ऐसी ETS प्लांट में भी चलेगी, ऐसी ETS एनिमल में भी चलेगी, सेम तरीके से चलेगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है प्लांट और एनिमल के कंपोनेंट्स में, लेकिन जो वर्किंग है वो सेम होगी। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। देयर आर सम इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोकने के लिए कुछ इनहिबिटर्स हमारे पास प्रेजेंट है। जैसे कि अगर टारगेट हम रखेंगे कॉम्प्लेक्स 4, तो कॉम्प्लेक्स 4 कौन है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसको इनहिबिट करने वाले अलग अलग इनहिबिटर्स हैं। जैसे कि इसको इनहिबिट कर सकता है साइनाइड, इसको इनहिबिट कर सकता है अजाइड, इसको इनहिबिट कर सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड, या इसको इनहिबिट कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कुछ इनहिबिटर्स है कॉम्प्लेक्स 4 के। अब आप सोचिए सिंपल तरीके से, अगर कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक किया जाएगा तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास नहीं जाएंगे। और हमने कहा है, या हम अब कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। 2 सिंपल तरीके हैं इस ETS को रोकने से। एक तो ऑक्सीजन को आप गायब कर दो, मतलब ऑक्सीजन को एब्सेंट रखो, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कोई है नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन सी स्टेट में आ जाएंगे? रिड्यूस स्टेट में आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, अगर हमने इनको इनहिबिट किया, कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट किया, अब कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिटेड है किसकी वजह से? या तो साइनाइड हो सकता है, या फिर अजाइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है। इनकी वजह से ये इनहिबिट है। तो अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। एनिमल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक जाएगा एनिमल्स के अंदर, लेकिन प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है ऑक्स, दैट इज अल्टरनेट ऑक्सीडेज। सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यहां पर लाते हैं। ठीक है, ये यूबिक्विनोन जो है इसको हम यहां पर लाते हैं।
ये यूबिक्विनोन है। नाउ जैसे हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 लोकेशन कहां पर है अल्टरनेट ऑक्सीडेज की, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है और कॉम्प्लेक्स थर्ड है, इस सेकंड और थर्ड के बीच में यहां पर कहीं पर प्रेजेंट है ये एंजाइम जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट ऑक्सीडेज। ये है आपका ऑक्स, अल्टरनेट ऑक्सीडेज कहां पर प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में। ठीक है यहां तक। अब इसको ऑक्स क्यों कहा है, अल्टरनेट ऑक्सीडेज क्यों कहा है? बात बिल्कुल सिंपल है। जो काम कॉम्प्लेक्स 4 करेगा, क्या करता है कॉम्प्लेक्स 4? फाइनल इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके इसमें कौन देता है, वाटर में। वही सेम काम कौन करेगा, अल्टरनेट ऑक्सीडेज करेगा। तो इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का अल्टरनेट, इसकी वजह से बोला है क्या, अल्टरनेट ऑक्सीडेज। जैसा फंक्शन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज करेगा, सेम फंक्शन कौन करेगा, अल्टरनेट ऑक्सीडेज करेगा। यानी कि अल्टरनेट ऑक्सीडेज भी क्या कर सकता है, अभी ये थोड़ा सा हमारे काम करने ही, तो इसको हटा देते हैं। अल्टरनेट ऑक्सीडेज भी क्या करेगा, सिंपल से यहां पर हाफ O2 होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। अब चलेगा कैसे, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब क्या है, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको लगा है इनहिबिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां पर नहीं आ रहे, ऑक्सीजन के पास नहीं आ रहे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, एनी वन ऑफ देम, कौन सा भी ले लो। तो इस जो कॉम्प्लेक्स 4 के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे, या साइटोक्रोम C था या फिर कॉम्प्लेक्स 3 था, उसके सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन सी आ गए, रिड्यूस में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को और एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यूबिक्विनोन जो है अब कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता। यूबिक्विनोल इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 अब इलेक्ट्रॉन्स को किसके पास देगा, ऑक्स के पास देगा, और ऑक्स ये इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, ऑक्सीजन को दे सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा व्हेन देयर इज इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज हो गया। हमारे पास टोटल 4 कॉम्प्लेक्स है, या 5 कंसीडर करिए, एटीपी सिंथेसिस को पकड़िए। इस 4 कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 3 प्रेजेंट है, क्या, प्रोटॉन पंपिंग साइट्स। कौन सी, वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। जैसे हमने पढ़ा, एज वी डिस्कस्ड, कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन को पंप करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन को पंप करेगा, और कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन को पंप करेगा। मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो हमारे पास 3 प्रोटॉन पंपिंग साइट है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि यहां पर हो क्या रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिटेड है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिटेड है, तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। लेकिन एक चीज समझिए, प्लांट्स के अंदर क्या होगा, एनिमल्स की बात नहीं करें, प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 से आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 से चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से आएंगे, और कॉम्प्लेक्स 1 से कौन एक्सेप्ट करेगा, यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स अब कॉम्प्लेक्स 3 की जगह यूबिक्विनोन किसको देगा, अल्टरनेट ऑक्सीडेज को। अल्टरनेट ऑक्सीडेज ये इलेक्ट्रॉन किसके पास ट्रांसफर करेगा, ऑक्सीजन के पास, और यहां पर H2 बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट स्टॉप नहीं हो रहा है, बस हो क्या रहा है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन के थ्रू कहां पर आ रहे, अल्टरनेट ऑक्सीडेज के पास। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 जो 2 प्रोटॉन पंपिंग साइट से वो बाईपास हो रही है। बाईपास का मतलब ये होता है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, उसके पहले ही इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ रहे, ऑक्सीजन के पास आ रहे हैं। इसकी वजह से
क्या नुकसान हो सकता है प्लांट सेल को। अभी भी इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बहुत सारी एनर्जी थी, ये और 6 प्रोटॉन्स को इंटर मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर सकते थे। अब क्या होगा, कितने प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे, सिर्फ 4। फिर बाकी जो एनर्जी थी वो लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिटेड है, कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिशन लगाए, इसकी वजह से क्या होगा, 2 प्रोटॉन पंपिंग साइट्स आर बाईपास्ड। तो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कितने प्रोटॉन जाएंगे, सिर्फ 4। 4 प्रोटॉन से कितनी एटीपी बनेगी, ओनली 1 एटीपी बनेगी। प्लस एटीपी के साथ क्या बनेगी, यहां पर हीट बनेगी। यानी कि नॉर्मल ईटीएस जब चलती है प्लांट में तो एक एनएडीएस से कितने एटीपी बनते हैं, 2.5, 1 एनएडीएस। लेकिन अगर नॉर्मल ईटीएस नहीं चलेगी, इंस्टेड ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज अगर अल्टरनेट ऑक्सीडेज काम करेगा, तो वहां पर 1 NADH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, 1 NADH इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ATP प्लस हीट बन जाएगी। लेकिन हमारे पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स 4 के इनहिबिटर्स नहीं है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट करने वाले केमिकल्स है, कॉम्प्लेक्स 2 को इनहिबिट करने वाले केमिकल्स है, कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करने वाले भी केमिकल्स है। जैसे कि सिंपल तरीके से इस कॉम्प्लेक्स 1 को कौन इनहिबिट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स 1 इज इनहिबिटेड बाय रोटेनॉन, कॉम्प्लेक्स 2 इज इनहिबिटेड बाय मैलोनेट, and complex 3 is inhibited by antimycin A और mixothiazole. So these are the inhibitors of different components of electron transport chain. अब यहां पर कंसेप्ट जो है और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ध्यान से और फोकस से सुनिए कि हो क्या रहा है। अब अगर हमने कॉम्प्लेक्स 4 के साथ साथ कॉम्प्लेक्स 1 को भी इनहिबिट किया तो मतलब क्या करो, किसी प्लांट को रोटेनॉन भी दो और उसको साइनाइड भी दो, मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी, अब कॉम्प्लेक्स 1 जो है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स 1 ये भी काम नहीं कर रहा है, ये इनहिबिशन लग गया, यहां पर कॉम्प्लेक्स 1 के ऊपर क्या लग गया, इनहिबिशन लग गया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 1 के ऊपर इनहिबिशन लग गया, किसकी वजह से, रोटेनॉन की वजह से। और कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर तो ऑलरेडी हमने लगाया था, और कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर किसकी वजह से लगाया था, साइनाइड, अजाइड, कोई भी एक पकड़ो। अब अगर कॉम्प्लेक्स 1 भी इनहिबिट है, कॉम्प्लेक्स 4 भी इनहिबिट है, तो भी प्लांट्स में ईटीएस काम करना नहीं छोड़ेगी। क्यों, क्योंकि प्लांट्स के पास कॉम्प्लेक्स 1 का भी अल्टरनेट है, और कॉम्प्लेक्स 1 का अल्टरनेट जो है वो है यहां पर प्रेजेंट। देखिए पोजीशन कैसी है इसकी, यहां पर, ठीक है। या फिर ये अब थोड़ा काम का नहीं है तो इसको हटा देते हैं, और यहां पर सेम ही तरीके से काम करते हैं, बस थोड़ा सा अलग कलर से दिखा है। तो इसको हम कहते हैं, यहां पर कहेंगे मैट्रिक्स ओरिएंटेड, NADP ब्रैकेट H, NADPH डिहाइड्रोजिनेज, NADPH डिहाइड्रोजिनेज। अब हम तो NADPH ऐसा लिखते हैं सिंपल तरीके से, फिर
इसका मतलब क्या होता है, ये NAD और P को ब्रैकेट करके रखा है और ये H लिखा है। ब्रैकेट के मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, सेम तो नहीं होगा। तो जब कभी भी P को ब्रैकेट करते हैं तो एक चीज समझ लेना कि यहां पर हम दोनों की बात कर रहे हैं। किसकी? हम बात कर रहे हैं NADH और उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं किसकी? NADPH, दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको दो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो है NADH। मतलब ये क्या करेगा, सिंपल तरीके से यहां पर NADH को किस में काउंट करेगा? NAD के अंदर, दोनों में से एक। और दूसरा क्या करेगा? दूसरा जो है वो NADPH को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? NADP के अंदर। तो ये मैट्रिक्स ओरिएंटेड NADPH डिहाइड्रोजनेज है। ऐसा ही हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है ये ऊपर वाला, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल, क्योंकि ये आउटर साइड से। एक्सटर्नल NADPH डिहाइड्रोजिनेज। और इसमें से भी एक क्या करेगा, सिंपल तरीके से इसमें से भी एक जो है NADPH को कन्वर्ट करेगा NADP के अंदर, या फिर NADP प्लस भी कह सकते हो। और दूसरा जो है ये क्या करेगा? NADH को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? NAD के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर दो NADPH डिहाइड्रोजन्स होते हैं, एक मैट्रिक्स ओरिएंटेड, ये देखो हमने कहा है कि ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ओरिएंटेड एक, और दूसरा एक्सटर्नल NADPH डिहाइड्रोजनेज। यहां तक क्लियर है? अब क्या होगा, अगर प्लांट के अंदर साइनाइड भी काम करेगा और प्लांट के अंदर रोटेनॉन भी काम करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? साइनाइड कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करेगा, रोटेनॉन कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करेगा। अभी भी प्लांट्स के अंदर ETS नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास दोनों के अल्टरनेट है। मतलब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का अल्टरनेट कौन है? अल्टरनेट ऑक्सीडेज। और NADH डिहाइड्रोजनेज का अल्टरनेट कौन है? दो है, एक मैट्रिक्स ओरिएंटेड NADPH डिहाइड्रोजनेज और दूसरा एक्सटर्नल NADPH डिहाइड्रोजनेज। इन अदर वर्ड्स इस क्या कह सकते हैं? रोटेनॉन रेजिस्टेंट NADPH डिहाइड्रोजनेज। क्या कह सकते हैं इसको? रोटेनॉन रेजिस्टेंस। ये रोटेनॉन रेजिस्टेंट NADPH डिहाइड्रोजनेज भी कह सकते। क्यों? क्योंकि ये रोटेनॉन से इनहिबिट नहीं होगा। वैसे ही ऑक्स आप क्या कह सकते हो? ऑक्स जो है ये भी क्या है? साइनाइड रेजिस्टेंट है। ऑक्स जो है ये भी क्या है? साइनाइड रेजिस्टेंस। मतलब साइनाइड ऑक्स को इनहिबिट नहीं कर सकता, और रोटेनॉन जो है वो NADPH डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट नहीं कर सकता। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉम्प्लेक्स 1 इनहिबिटेड है, कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिटेड है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 का अल्टरनेट कौन है? मैट्रिक्स ओरिएंटेड NADPH डिहाइड्रोजनेज। और कॉम्प्लेक्स 4 का अल्टरनेट कौन है? ऑक्स। तो उनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाओ ना, क्या दिक्कत है? अब क्या होगा देखो, ये जो NADH है यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाएंगे? यूबिक्विनोन के पास जाएंगे, और यूबिक्विनोन सीधा इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? ऑक्स को देगा। और ऑक्स किसको देगा? ऑक्सीजन को देगा। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स ओरिएंटेड NADPH डिहाइड्रोजनेज है उसके पास प्रोटॉन पंपिंग की एबिलिटी नहीं है। आप स्ट्रक्चर को देखिए ना, प्रोटॉन पंप कब हो सकते हैं? जब वो चैनल बनाए, उसके लिए स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कॉम्प्लेक्स N देखिए, ये पूरा इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, तो वो उसके अंदर क्या बना रहा है? प्रोटॉन चैनल बना रहा है, और उस प्रोटॉन चैनल के थ्रू क्या हो रहा है? प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं।
लेकिन ये जो है ये पेरिफेरल प्रोटीन की तरह लग रहा है। तो NADPH डिहाइड्रोजन जो है अल्टरनेट NADPH डिहाइड्रोजन, उसको हमने क्या कहा था, रोटेनॉन रेजिस्टेंस NADPH डिहाइड्रोजन। ये कभी भी प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटरनल स्पेस में पंप नहीं करेगा। लेकिन एक फायदा है यहां पर, अगर प्रोटॉन को पंप नहीं भी कर रहा है लेकिन ये NADH का या NADPH का क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है, और उस वजह से NAD या फिर NADP का रिसाइकलिंग हो सकता है। क्योंकि अगर NAD का रिसाइकलिंग नहीं होगा तो क्रेब्स साइकिल रुक जाएगी, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी। और ग्लाइकोलिसिस भी कहीं पर तो NADH बनते हैं, और ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू रखनी है आपको, तो ग्लाइकोलिसिस भी क्या होना चाहिए, NAD मिलने चाहिए उनको। तो ये प्रोसेस को चलाने के लिए, कंटिन्यूस रखने के लिए बस आप क्या करो, NADH का ऑक्सीडेशन करो, भले ही वो प्रोटॉन को पंप ना करे। ठीक है, अब सिंपल तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है NADH से कहां पर जाएंगे, यूबिक्विनोन के पास। अगर एक इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन ले तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी यूबिक्विनोन। अगर दो लेगा तो यूबिक्विनोल में, और सीधा ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा अब कैसा होगा, NADH से जाएंगे यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन से कहां पर जाएंगे, ऑक्स के पास जाएंगे, और ऑक्स से कहां पर जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। ये है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट व्हेन complex 1 and complex 4 both are inhibited by inhibitors। लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से सोचिए, जब इनहिबिटर्स एब्सेंट होंगे, ना तो कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर है ना कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर है, तो ऐसी कंडीशन में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसा था, यहां से इलेक्ट्रॉन आए थे और यहां से इलेक्ट्रॉन गए थे यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन ने ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए थे, कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 ने क्यू साइकिल चलाकर इलेक्ट्रॉन कहां पर गए थे, साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम C से कहां पर गए थे, ऑक्सीजन के पास। यू कैन सी द डिफरेंस व्हेन इनहिबिटर्स आर प्रेजेंट एंड इनहिबिटर्स आर एब्सेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, कैसे ETS के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे। नाउ आते हैं एनर्जी जनरेशन के ऊपर। सिंपल तरीके से बता दीजिए कि अगर कॉम्प्लेक्स 1 भी इनहिबिटेड है और कॉम्प्लेक्स 4 भी इनहिबिटेड है तो कितनी ATP बनेगी। अब ऐसे ट्रांसपोर्ट में एक भी प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटरनल स्पेस में नहीं जा रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे, प्रोटॉन की पंपिंग नहीं हो रही है। तो एक भी प्रोटॉन पंप नहीं हो रहा है तो सिंपल तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स NADH से निकलकर यूबिक्विनोन के थ्रू कहां पर जाएंगे, ऑक्स के पास, और ऑक्स से कहां पर जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। इस पूरे ट्रांसफर में एक भी प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटरनल स्पेस में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कंपोनेंट है जो प्रोटॉन को पंप नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जो सारी की सारी एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि सिंपल तरीके से अगर आपका कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 4 अगर ये दोनों भी इनहिबिटेड है, कॉम्प्लेक्स 1 इज इनहिबिटेड बाय रोटेनॉन, कॉम्प्लेक्स 4 इज इनहिबिटेड बाय साइनाइड, अजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, कोई भी एक ले लीजिए, इनहिबिटेड है। ये ऐसा थोड़ा सा एरो गलत लग जाएगा, नहीं तो आप समझोगे कि हीट ने इनहिबिट किया है। नहीं, अगर इनको इनहिबिट किया जाएगा, ठीक है, इस साइड से भी गलत इंटरप्रिटेशन निकल सकता है, ऐसे समझ जाओगे कि रोटेनॉन ने किया है, तो आराम से इस साइड से इनको इनहिबिट किया है तो क्या बनेगी, सिर्फ हीट बनेगी, सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एनिमल्स में अगर कॉम्प्लेक्स 1 इनहिबिट किया जाएगा और कॉम्प्लेक्स 4 ETS रुक जाएगी। अगर सिर्फ कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट किया तो भी ETS रुक जाएगी। लेकिन प्लांट्स में आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करिए तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। आप कॉम्प्लेक्स 1 एंड 4 दोनों को इनहिबिट करिए तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, क्योंकि प्लांट्स के अंदर काम करते अल्टरनेट ऑक्सीडेज, उसको ही अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, साइनाइड रेजिस्टेंट ऑक्सीडेज, क्योंकि ये साइनाइड से इनहिबिट नहीं होते। और कॉम्प्लेक्स 1 जैसा काम
NADH डिहाइड्रोजन करता है, सेम वैसा ही काम कौन करेगा? NADPH डिहाइड्रोजन, मोर अप्रोप्रिएटली रोटेनॉन रेजिस्टेंट NADPH डिहाइड्रोजन, क्योंकि रोटेनॉन इसको इनिबिट नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑक्स को भी तो इनिबिट करने वाला कोई ना कोई होगा, तो ऑक्स को इनिबिट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है दो मॉलिक्यूल्स, दो केमिकल्स। एक है शाम और दूसरा है एन प्रोपाइल गैलेट। एन प्रोपाइल गैलेट। शाम इज सैलिसिल हाइड्रोक्सिमिक एसिड। शाम, ये दो मॉलिक्यूल्स जो है, कंपाउंड्स जो है, वो क्या कर सकते हैं? ऑक्स को इनिबिट कर सकते हैं, ये दोनों। ऑक्स को इनिबिट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्या होगा? व्हेन कॉम्प्लेक्स 4 इज इनहिबिटेड, अगर कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिटेड होगा तो एनर्जी स्टेटस क्या होगा? मतलब कितने एटीपी बनेंगे, क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स 4 अगर इनहिबिटेड होगा तो हमने कहा था कि 1 एटीपी बनेगी एंड बाकी एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हाउ मेनी proton pumping sites are bypassed when complex 4 is inhibited? तो हम कहते 3 out of 2 proton pumping sites are bypassed। मतलब टोटल कितने proton pumping sites है? 3, उसमें से कितने बाईपास होंगे? 2। सो हम कहेंगे 2 proton pumping sites are bypassed। अगर और डिटेल में मेंशन करना है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर 2 प्रोटॉन पंपिंग साइट्स कौन सी है? एक कौन सी है? कॉम्प्लेक्स 3, एंड दूसरी कौन सी है? कॉम्प्लेक्स 4। ये 2 प्रोटॉन पंपिंग साइट्स क्या की जा रही है? यहां पर बाईपास की जा रही है। अब ये कॉम्प्लेक्स 4 इनिबिट होगा तो अगर कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 4 दोनों को इनिबिट किया जाएगा तो क्या रिजल्ट होगा? कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 4 दोनों को इनिबिट किया जाएगा तो क्या होगा? सारी की सारी एनर्जी जो है वो क्या होगा? सारी की सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और यहां पर हम कह सकते हैं नो एटीपी सिंथेसिस। यहां पर एटीपी की सिंथेसिस नहीं हो रही है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ठीक है, सिंपल है। अब एक बार थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं, ठीक है? 2 मिनट में समझ लीजिए कि क्या हो रहा है यहां पर, ठीक है? अब हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखा, ठीक है? ये आपके सामने है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पर प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर। It is composed of 4 complexes, or sometimes 5th is also considered, that is ATP synthesis. तो first complex जो है NADH dehydrogenase, second is succinate dehydrogenase, third is cytochrome BC1, fourth is cytochrome oxidase, and fifth one is ATP synthase. फिफ्थ कौन सा है? ATP synthase है।
अब ये चारों कॉम्प्लेक्स जो है इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है कहां पर आके रुकेगा? ऑक्सीजन के पास। यहां पर फोर्थ कॉम्प्लेक्स के नीचे ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वाटर में काउंट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट्स विद कॉम्प्लेक्स 1, जहां पर NADH का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? यूबिक्विनोन के पास जाएंगे। यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 2 को नहीं देता। यूजुअली हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 से 2 के पास जाएंगे, 2 से 3 नहीं। यूबिक्विनोन कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफोबिक। और कैसा है? मूविंग है, मोबाइल है। वो सीधा कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 3 को। और कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो क्यू की मैनर में इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? साइटोक्रोम C को। क्यू साइकिल का रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर जो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पंप कर रहे हैं उसको क्या करना है? डबल करना है। ऐसे हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के अंदर जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, हमने कहा था इट इज होमोलोगस टू माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स 3। वहां पर भी क्या चलती है? क्यू साइकिल चलती है। यहां पर भी क्या चलती है? क्यू साइकिल। और साइटोक्रोम C जो एक पेरिफेरल प्रोटीन है, सोल्यूबल प्रोटीन है, जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की साइड से किसके साथ एसोसिएटेड है? कॉम्प्लेक्स 3 के साथ। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वहां से डिसोसिएट होगा और इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को। और कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे? ऑक्सीजन के पास। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कुछ प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से एक्सेप्ट करेगा और किस में कौन हो जाएगा? वाटर में। तो यही कहा था, ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में वाटर का फॉर्मेशन होता है, वेयर एज इन फोटोसिंथेसिस वाटर का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। क्लियर है? अब अगर यहां पर इनहिबिटर्स प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्स 4 का, तो क्या होगा? प्लांट्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटिन्यू करने के लिए कौन आएगा? ऑक्स, अल्टरनेट ऑक्सीडेज। ऑक्स काम करेगा व्हेन कॉम्प्लेक्स 4 इज इनहिबिटेड। तो क्या होगा? 2 प्रोटॉन पंपिंग साइट्स आर बाईपास्ड और कितनी एटीपी बनेगी? 1 एटीपी और बाकी एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन प्लांट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स 1 का भी अल्टरनेट है। अगर आप कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करो, 4 को करो, तो उसके अल्टरनेट हमारे पास है, दैट इज रोटेनॉन रेजिस्टेंट NADPH डिहाइड्रोजनेस। अब सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाएगी, एटीपी नहीं बनेगी। नाउ क्वेश्चन ये है कि वाई ऑक्स प्लांट्स के अंदर अल्टरनेट ऑक्सीडेज क्यों है टिल नाउ? और आज तक जितने भी प्लांट्स को हमने क्लासिफाइड किया है, आइडेंटिफाइड किया है, हर प्लांट के अंदर ऑक्स प्रेजेंट है। और सिर्फ प्रेजेंट नहीं है, ये काम भी करता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इनहिबिटर्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नॉर्मल चल रही है, तो इनहिबिटर्स नहीं है तो ऑक्स वहां पर होगा क्या? ऑक्स वहां पर काम करेगा क्या? हालांकि ऑक्स जो है ये एक न्यूक्लियर प्रोटीन है, मतलब न्यूक्लियर एनकोडेड प्रोटीन है। इसका जीन न्यूक्लियस के अंदर है, वहां से वो एक्सप्रेस होके वो ऑक्स प्रोटीन कहां पर लगेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में लगेगा। न्यूक्लियर क्यों कहा है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का जीनोम होता है। ऐसा भी हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं बनता। वो कहां से बनता है? न्यूक्लियस से। उस न्यूक्लियस में उसका जीन होगा, फिर आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और वो प्रोटीन वहां पर काम करेगा। तो जितने भी प्लांट हमें आज तक पता है, वो सारे प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्स प्रेजेंट है। ये काम भी करता है। क्वेश्चन ये है कि ऑक्स काम कब करेगा? तब करेगा जब सिर्फ इनहिबिटर प्रेजेंट होंगे। यहां पर अलग अलग कंडीशन से, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस से उसके अंदर ऑक्स काम करेगा। सबसे फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, अगर एटीपी एंड एडीपी का रेशियो जो है अगर ये ज्यादा होगा, हाई होगा, मतलब क्या? एटीपी और एडीपी का रेशियो देख रहे हैं, मतलब ज्यादा क्या है? एटीपी, और एडीपी क्या है? कम।
ऐसी कंडीशन में ऑक्स काम करेगा क्योंकि एटीपी ज्यादा है, एडीपी कम है। अब एनर्जी की जरूरत नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चलाना पड़ेगा। क्यों? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि हमें NAD का रीजनरेशन करना है। NAD का रीजनरेशन होगा तो ही क्रेब्स साइकिल चलेगी और ग्लाइकोलिसिस में भी NAD यूज हो सकते हैं। तो जब भी ATP और ADP का रेशियो हाई हो जाएगा ऐसी कंडीशन में हम ऑक्स को चलाएंगे। क्या हो सकता है? लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट को आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में प्लांट्स हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर हीट प्रोड्यूस करनी है तो हम कहेंगे कि अगर लो टेम्परेचर या कोल्ड कंडीशन है, यानी कि लो टेम्परेचर है, ऐसी कंडीशन में हीट को जनरेट करने के लिए क्या हो सकता है? अल्टरनेट ऑक्सीडेज को यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटो एसिड अल्टरनेट ऑक्सीडेज का एक्सप्रेशन होगा, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स लाइक पायरुवेट एंड ग्लाइऑक्सिलेट। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल सा है। अगर ETS रुक गई है तो क्रेब्स रुक जाएगी। क्रेब्स रुकी है तो जो पायरुवेट से एसिटिल कोए का कन्वर्जन है वो रुक जाएगा। अब पायरुवेट से एसिटिल कोए नहीं बनेगा तो एसिटिल कोए क्रेब्स में एंटर नहीं कर पाएगा, क्रेब्स नहीं चलेगी तो ETS नहीं चलेगी। मतलब उल्टा भी कह सकते हैं और ऐसा ही कह सकते हैं। मतलब ये पायरुवेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? पायरुवेट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए, और वो एसिटिल कोए में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एसिटिल कोए कंज्यूम नहीं किया जा रहा है। कहां पर? क्रेब्स साइकिल में। क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि क्रेब्स साइकिल रुकी है। क्रेब्स साइकिल क्यों रुकी है? क्योंकि NAD का रीजनरेशन नहीं हो रहा है। और वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ETS काम नहीं कर रही है। तो ETS को चलाने के लिए सिंपल सा काम है, एनर्जी बने या ना बने या फिर एनर्जी कम बने, जो NAD है या NADP है उनका रीजनरेशन तो हो सकता है। तो अल्फा कीटो एसिड्स जो है वो डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हैं किसको? ऑक्स को। अब उसकी सिग्नलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऐसे हम कहेंगे ऑक्स का स्ट्रक्चर जो है 2 मोनोमर से बना होता है, सेम मोनोमर होते हैं, वो होमोडाइमर होता है, उसमें कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, उसका आप रिडक्शन करोगे डायरेक्टली तो ऑक्स एक्टिवेट हो जाएगा। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। उसके साथ साथ ऑक्स जो है और कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। जैसे अगर ड्रॉट है, टेम्परेचर है, ठीक है, ड्रॉट है, टेम्परेचर है, अगर यहां पर ऑक्सीजन भी बन गया, जनरेशन ऑफ O2 या फिर प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दैट इज H2O2, ये भी बनेंगे तो भी ऑक्स की एक्टिविटी बढ़ सकती है। तो हमने ये पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया कि ऑक्स सिर्फ इसी कंडीशन में काम करता है या जब कोई भी कंडीशन नहीं होती, जब ETS नॉर्मली चल रही है प्लांट के अंदर, तब ऑक्स काम करता है कि नहीं करता, ये भी हमने देखने की कोशिश की। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए और उन एक्सपेरिमेंट में हमें यह पता चला कि नॉर्मली ऑक्स जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ कंपीट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यानी कि क्या? सिंपल सी बात, हमने ये कहा था कि अगर इनहिबिशन ना हो तो पाथवे कौन सा चलता है? यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाते हैं? ये यूबिक्विनोन है। यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहां पर जाते हैं? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C के पास, और साइटोक्रोम C से कहां पर? कॉम्प्लेक्स 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 से ऑक्सीजन के पास। अगर कोई भी इनहिबिशन ना हो,
इनमें से कोई भी कंडीशन ना हो, फिर भी ऑक्स वहां पर होगा और ऑक्स काम करेगा, वो यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। ऐसा हमें 30 to 60% केसेस में दिखाई दिया है, जहां पर ऑक्स जो है वो यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन लेता है और ऑक्सीजन को देता है, जब कोई भी इनहिबिशन ना हो। तो ऑक्स की एक्टिविटी इन द अब्सेंस ऑफ इनहिबिटर भी होगी, लेकिन इसकी एक्टिविटी और एनहांस हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। कब? जब ये कंडीशंस आपके पास है। इसमें और बहुत सारी कंडीशंस है ऑक्स के एक्टिवेशन में, मतलब और भी कंसीडर कर सकते 4-5 और कंडीशन है जिसमें ऑक्स बनेगा, लेकिन इतना डिटेल में हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो दिस इज अबाउट अल्टरनेट ऑक्सीडेज, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू।